नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान घुटन महसूस करने लगे हैं? क्या राघव चड्ढा की बढ़ती दखल अंदाजी से भगवंत मान परेशान हो चुके हैं? क्या इसीलिए भगवंत मान एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचे थे? सरकार बने हुए 4 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी भी बेअदबी कांड और बैबल कला कांड दोनों में ही सरकार की उपलब्धि कुछ खास नहीं रही है। यहां तक कि विधानसभा चुनावों से पहले अपनी कैंपेन में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि सरकार बनी तो 24 घंटे में ही बेअदबी करने वालों और इसके पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। हमारे पास रिपोर्ट तैयार है। उन्होंने इस दौरान कुंवर विजय प्रताप सिंह का नाम भी लिया था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी चुप हैं। हालांकि कुंवर विजय प्रताप विधानसभा सत्र में इससे लेकर सवाल उठा चुके हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको सबसे पहले पंजाब के मुख्य सचिव अनुरुद्ध तिवारी के बारे में बताएंगे, जबकि उन्हें हटाकर विजय कुमार जंजुआ को चीफ सचिव लगा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी नियुक्त होने के बाद ही विजय कुमार जंजुआ का यह फैसला था कि प्रदेश में एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाएगा। जाहिर है यह फैसला उनका नहीं था, बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का था और इसके पीछे अरविंद केजरीवाल के आदेश थे। इस एडवाइजरी कमेटी का गठन कर दिया गया और इसका चेयरमैन बना दिया गया राघव चड्ढा को। क्या राघव चड्ढा को करने की कोशिश की जा रही थी मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने? हालांकि राघव चड्ढा का सरकार में स्थान क्या होगा, इससे लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी। इतने दिन हो गए थे नोटिफिकेशन को और अभी तक राघव चड्ढा इस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन के तौर पर सरकार में क्या भूमिका अदा करेंगे, सरकार ने इस पर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की। यानी कि एक सोची समझी स्कीम के तहत पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, जिसमें एडवाइजरी कमेटी बनाने की बात कही जाती है ताकि राघव चड्ढा को मुख्यमंत्री के समान ही ताकतवर किया जा सके। तब यह चर्चाएं थी कि राघव चड्ढा को इसलिए इस एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है ताकि उन्हें कोई भी फैसला लेने से पहले मुख्यमंत्री की इजाजत की जरूरत ना पड़े। अब यह भी सामने आ रहा है कि कई दिन बीत जाने के बावजूद भी एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन के तौर पर राघव चड्ढा के पास अधिकार क्या होंगे, इस पर कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है। इसी को लेकर अब यह भी खबरें सामने आ रही हैं कि राघव चड्ढा ने सीधे तौर पर चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार जंजुआ से भी बात की गई थी, तो विजय कुमार जंजुआ की ओर से उन्हें यह जवाब दिया गया था कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान को ही लेना है और शायद मुख्यमंत्री भगवंत मान को यह गवारा नहीं है कि उनके सामने आकर कोई बैठ जाए और उन्हें डिक्टेट करने लगे, यानी कि उन पर हुक्म चलाने लगे। फिर फैसला भगवंत मान को लेना होगा या फिर राघव चड्ढा को लेना होगा। आपस में दोनों की में टकराव की स्थिति बन जाएगी, लेकिन पंजाब की जनता को जवाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देना है। सत्ता के गलियारे में कई चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें यह भी सामने आ रहा है कि अब आम आदमी पार्टी में उच्च स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि दिल्ली में बैठे लोग अपने हिसाब से पंजाब में सरकार चलाना चाह रहे हैं, जबकि भगवंत मान को यह कतई गवारा नहीं है। जिस तरह से सरकार ने पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लिया, अब लगता है वह मुहिम थोड़ी कमजोर पड़ गई है। विजिलेंस की ओर से भी 132 अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए विभागों से अनुमति मांगी थी। यह मामला भी अभी तक अधर में है। जनता अब यह पूछने लगी है कि आखिरकार क्या भ्रष्टाचार पंजाब से खत्म हो गया है? रेत माइनिंग पर अभी कोई पॉलिसी सरकार की ओर से नहीं आई है तो हमें कम से कम इसका पता नहीं है। सरकार को इस पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिरकार माइनिंग पर पॉलिसी कब आएगी, क्योंकि लोगों को सस्ती रेत नहीं मिल रही है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली में उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिस पर बहुत बवाल मचा था। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों के बीच एक समझौता हो गया था कि दोनों ही राज्य एक दूसरे से सीखेंगे ताकि शिक्षा और सेहत को बढ़िया बनाया जा सके और इसके अलावा जनता को बेहतर प्रशासन दिया जा सके। दोनों राज्यों में क्या अच्छा चल रहा है, दोनों के अधिकारी एक दूसरे से
बात करेंगे। और यह भी कहा जा रहा था कि सीधे तौर पर दिल्ली में अधिकारियों को तलब किया जा सकेगा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से, इसीलिए ये एक रास्ता निकाला गया। फिर डीजीपी वीके भावरा को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया, उनके स्थान पर नियुक्ति की गई गौरव यादव की, क्योंकि गैंगस्टरों ने लोगों की नाक में दम कर रखा था। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बिगड़ रही थी, इसीलिए सरकार ने डीजीपी को भी बदल दिया। फिर अचानक सामने आता है इस्तीफा एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू का, जो कि पंजाब सरकार के कई अहम केस हैंडल कर रहे थे। हालांकि अनमोल रतन सिद्धू की ओर से यह बताया गया था कि वह निजी कारणों के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। 19 जुलाई को उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेज दिया था और साथ ही टैग किया था अरविंद केजरीवाल को भी। लेकिन शायद भगवंत मान अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे कि वह अनमोल रतन सिद्धू को मना लें और वह इस तरह यह पद छोड़कर ना जाएं, इसलिए यह इस्तीफा कई दिनों तक दबा रहा और 2 दिन पहले ही यह इस्तीफा चर्चा का जो विषय बना रहा। उनके इस्तीफे के बाद सरकार की ओर से विनोद कुमार घई को एडवोकेट जनरल बना दिया गया, लेकिन उन पर भी बवाल मच गया और कहा गया कि घई पहले से ही राम रहीम के केस की वकालत कर रहे हैं। ऐसे कई केस हैं जो सरकार के खिलाफ चल रहे हैं और उनकी जो वकालत है वो एडवोकेट विनोद घई कर रहे हैं। यहां तक कि पूर्व कैबिनेट मंत्री संगत सिंह गिलजियां को भी जमानत उन्होंने ही दिलवाई थी। सत्ता के गिलारे में यह भी चर्चाएं हैं कि भगवंत मान की सरकार में पकड़ ढीली पड़ गई है। राघव चड्ढा की दखल अंदाजी को लेकर भगवंत मान खासे परेशान हैं। शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए भगवंत मान दिल्ली गए थे। हालांकि उस मुलाकात का नतीजा क्या निकला ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि पंजाब में अभी भी आम आदमी पार्टी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। पंजाब पर बढ़ता कर्ज सबसे बड़ी चुनौती है। आखिरकार इस कर्ज को कैसे उतारा जाएगा, सरकार के पास अभी तक इस पर कोई ठोस प्लान नहीं है। जबकि विधानसभा चुनावों से पहले अक्सर ही आम आदमी पार्टी के नेता, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पर सवाल उठाते रहे और रिवायती पार्टियों को ही पंजाब पर बढ़ते कर्ज के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने यह भी कहा था कि 35,000 करोड़ रुपए तो उनके हाथ में है। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी तो सारा का सारा कर्जा उतारने के लिए भी कोशिश शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक यह कुछ हुआ नहीं और खबरें ऐसी आ रही हैं कि पंजाब को चलाने के लिए पंजाब सरकार की ओर से 4 महीने में ही 10,000 करोड़ रुपए का और कर्जा ले लिया गया है। नशा पंजाब की गंभीर समस्या बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि छोटों पर कार्रवाई होती है, बड़े सौदागरों पर कार्रवाई नहीं होती, ये हमेशा बच जाते हैं। यह भी एक सामने आई थी रिपोर्ट के पूर्व डीजीपी शशिकांत की ओर से एक सील बंद रिपोर्ट जो है वो सरकार को भेजी गई थी। वह रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है और यह रिपोर्ट जो है हाई कोर्ट के पास भी पड़ी हुई है। सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं कि इस जो रिपोर्ट को सार्वजनिक करवाने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। लगातार अवैध तरीके से माइनिंग हो रही है। हालांकि पंजाब सरकार की ओर से कई लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन फिर भी अवैध खनन रुक नहीं रहा। अवैध खनन के कारण ही क्या देश की सीमाओं को भी खतरा पैदा हो गया है। इसी को लेकर कोर्ट की तरफ से भी सरकार से जवाब मांग लिया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायकों के दिल्ली दौरे पर भी सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी में लड़ाई शुरू हो गई है, जिस वजह से आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली तलब कर अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद लेने को कहा गया है। इस वक्त की हो रहा कि पंजाब ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਜਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿਰਫ ਡਮੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਰੇ, ਉਹਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਕੱਢਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਡੀ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह कहना है कि इन आरोपों में
कोई सच्चाई नहीं है, पार्टी में कोई फूट नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। बिल्कुल भी कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं। ना सोशल मीडिया ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ और परिवार वांगू रहूगी। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन विधायक सुखपाल सिंह खैरा का यह भी कहना है कि एक दिन में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने इसकी फोटो भी शेयर की है। इसके जरिए मुख्यमंत्री भगवंत मान पर दबाव डाला जा रहा है कि वह सांसद राघव चड्ढा के साथ मिलकर चलें। खैरा ने यह भी दावा किया है कि उनके बीच एडवोकेट जनरल समेत कई मुद्दों पर मतभेद हो गया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी प्रतिक्रिया आई है। उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह है, इस तरह की बातों में कोई सच्चाई नहीं। आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है, इसलिए विरोधी इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही बातों पर ध्यान ना दें। पंजाब में नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर आम आदमी पार्टी की सरकार, खासकर मुख्यमंत्री भगवंत मान विरोध दरकिनार कर चुके हैं। वीरवार को उन्होंने चंडीगढ़ में कहा कि विनोद घई ही पंजाब के अगले एडवोकेट जनरल होंगे। वह काबिल वकील हैं, वह पंजाब सरकार का पक्ष धड़ल्ले से कोर्ट में रखेंगे। उनकी टीम भी कोई सिफारिश नहीं करेगी। घई की नियुक्ति का राजनीतिक और सिख संगठन विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि एडवोकेट घई बेअदबी केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के वकील रह चुके हैं, इसलिए उन्हें एडवोकेट जनरल नहीं लगाना चाहिए। बैबल कलां इंसाफ मोर्चा उनकी नियुक्ति का विरोध कर चुका है। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने भी सीनियर एडवोकेट एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया था। वह बेअदबी से जुड़े गोलीकांड केस में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी समेत आरोपी पुलिस अफसरों के वकील रहे। उन्होंने सैनी को ब्लैंकेट बेल भी दिलवाई थी। उनकी नियुक्ति का भी विरोध हुआ था, जिसके बाद चन्नी सरकार को उन्हें हटाकर एडवोकेट डीएस पटवालिया को एडवोकेट जनरल लगाना पड़ा था। खुद आम आदमी पार्टी उस वक्त उनकी नियुक्ति का विरोध कर रही थी। अब आम आदमी पार्टी भी उसी राह चल पड़ी है। पंजाब में धान खरीद के बाद उसे शैलर और मिल तक पहुंचाने के लिए मिलिंग पॉलिसी पूरी तरह डिजिटल होगी। वीरवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लगी। मिलिंग प्रक्रिया की ट्रकों पर जीपीएस और बिजली मीटर से निगरानी होगी। धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी जानकारी दी और कहा कि अब लोग बाहर से धान लाकर यहां नहीं बेच सकेंगे। आपको बता दें कि पहली सरकारों में होता रहा है कि यहां पर धान ही नहीं बल्कि अनाज भी दूसरे राज्यों से लाकर बेचा जाता रहा है और कई नेता इसमें शामिल रहे हैं, क्योंकि पंजाब में हमेशा ही धान और अनाज पर एमएसपी मिलती थी। जो अनाज यहां पर 2000 रुपए प्रति क्विंटल बिकता, वही वह नेता दूसरे राज्यों से 900 या 1000 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद लेते और बोगस बिलिंग दिखाकर उसे पंजाब में बेच दिया जाता। अब सरकार का दावा है कि ऐसा नहीं चलेगा। शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कहे जाने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान पर निशाना साधा और कहा, शहीद भगत सिंह की दिलाई आजादी में उन्होंने संविधान की कसम खाई और अब निंदा कर रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह के देश के लिए लड़ते रहे। उनके साथ लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीद भी शामिल हैं। ये कौन होते हैं शहीद भगत सिंह को आतंकवादी कहने वाले? भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में जान कुर्बान कर दी। वह 500 साल तक शहीद ही रहेंगे। उनकी पूजा तो पाकिस्तान में भी होती है। भगवंत मान ने सांसद सिमरनजीत सिंह मान पर तंज भी कसा और कहा, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सांसद बने मान ने कहा था कि मेरा यूक्रेन का वीजा लगाओ, मैं वहां लड़ने के लिए जाऊंगा। अब वह वहां क्यों नहीं गए? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆ ਫਲਾਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਸੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸੋ ਉਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ ਔਰ ਆਈਡੀਅਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੌਂਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਹੋ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜੋ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ गल्लां ते मैंने लगता ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि सिमरनजीत सिंह मान ने चुनावी जीत के बाद जब वह करनाल पहुंचे थे तो उन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी बता दिया था और कहा था बेकसूर अंग्रेज अफसर उनकी ओर से नेशनल असेंबली में फेंके गए बम के दौरान मारा गया। इसको लेकर उनके खिलाफ दिल्ली में भी बवाल हुआ था और उनके खिलाफ शिकायत भी की गई थी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर बेरोजगारी को लेकर कड़े आरोप लगाए और कहा कि नौकरी देने का वायदा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार अब बेरोजगारी पर चुप क्यों है? करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और चंद हजार युवाओं को ही नौकरी नसीब हुई है। 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार दिया जाएगा और युवाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब संसद के अंदर ये सवाल लगाया गया कि भाई कितनी नौकरियां निकली और कितने लोगों की नौकरियां केंद्र सरकार में लगी, और उसके साथ एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी पूछा गया कि कितने युवाओं ने नौकरी के लिए अप्लाई किया। वो आंकड़े जो हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। 2014-15 में करीब 2 करोड़ 32 लाख लोगों ने केंद्रीय सरकार के अंदर नौकरियों के लिए अप्लाई किया। 15-16 में 2 करोड़ 95 लाख लोगों ने, 16-17 में 2 करोड़ 88 लाख लोगों ने, 28 लाख लोगों ने, सॉरी, 17-18 में 3 करोड़ 94 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 18-19 में 5 करोड़ 9 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और ये आंकड़ा अगर हम 2014 से 2021-22 का जोड़ें तो इस 8 साल के दौरान जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, करीब 22 करोड़ 5,99,238 एप्लीकेशंस सरकारी केंद्रीय नौकरियों के लिए आई हैं। 22 करोड़ एप्लीकेशन। अब आप सोचते होंगे 22 करोड़ के अंदर कुछ करोड़ की तो नौकरी लग गई होगी, तो ये आंकड़ा सुनेंगे तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। इन 8 सालों में मात्र 7,22,311 लोगों की नौकरी लगी। और अगर आप इसको परसेंटेज में निकालें कि कितने परसेंट युवा जो जॉब अप्लाई करते हैं उनमें से उनकी नौकरियां लगती हैं, तो वो इतनी खराब स्थिति है 0.075%। मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह कहना है कि 5 दरियाओं की धरती कहे जाने वाले पंजाब में अब पीने को साफ पानी नहीं मिल रहा। लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से इजराइल की कंपनी के साथ बैठक की गई ताकि लोगों को पीने के लिए साफ पानी मुहैया करवाया जा सके। वहीं पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से लगभग 40 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना मिलने के बाद यह मामला और भी गर्मा गया है। अर्पिता के घर से कैश जो है ईडी की ओर से ट्रंक में भरकर ले जाया गया। कैश के बारे में पूछे जाने पर अर्पिता ने यह कहा कि ये सारे रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। उन्होंने यह भी कहा पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए ही करते थे, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना सारा कैश जो है वह यहां पर रखा होगा। ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक 18 घंटे तक चली रेड में अर्पिता के फ्लैट से 3 डायरियां भी मिली हैं जिसमें लेन देन का रिकॉर्ड कोड वर्ड में दर्ज है। जांच एजेंसी ने घर से 2600 पेज के दस्तावेज भी बरामद किए हैं जिसमें पार्थ और अर्पिता की जॉइंट प्रॉपर्टी का जिक्र भी किया गया है। अब सवाल यह है कि जिस शिक्षा मंत्री के यहां करोड़ों रुपए की नकदी मिली
और सोना मिला उसने शिक्षा मंत्री रहते हुए किस तरह के शिक्षकों की भर्ती की होगी जिनसे लाखों रुपए रिश्वत के लिए गए और उन्हें शिक्षक भर्ती कर लिया गया। आखिरकार वह बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे जिन्होंने घूस देकर नौकरी हासिल की। आमतौर पर एक मध्यम परिवार यही चाहता है कि उसके बच्चे को 20-30 हजार रुपए की मासिक नौकरी मिल जाए और पंजाब में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर लोग काम करते हैं और उन्हें सालाना केवल 7 से 10 हजार रुपए ही मिलते हैं और यहां पर एक मंत्री की करीबी से 40 करोड़ रुपए नगद मिल जाते हैं। तो हैरानी तो होगी ही। अब एक और सवाल सामने आ रहा है कि जिन नेताओं पर देश व समाज की भलाई की जिम्मेदारी थी वह नेता ही देश को लूटने में लग गए। पंजाब में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कई पूर्व मंत्रियों पर सरकार की नजरें हैं। एक आईएएस अधिकारी के घर से भी 6 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट मिले थे। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे से भी 10 करोड़ रुपए की बरामदगी ईडी की ओर से की जा चुकी है। एक और बात सामने आ रही है कि पार्थ की और भी एक करीबी महिला है, यदि उसके यहां रेड डाली जाए तो वहां से अरबों रुपए की संपत्ति का पता चल सकता है। शायद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इसीलिए ईडी को दी गई ताकतों को लेकर इन्हें सही ठहराया गया। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फैसला दिया गया कि ईडी जो भी कर रही है ठीक है, क्योंकि हमारी अदालतों को भी यह पता है कि किस तरह देश में लूट मची हुई है और आपराधिक छवि वाले लोग ही हमारे उच्च भवनों तक पहुंचे हुए हैं। राज्यसभा हो या लोकसभा, यहां पर भी आपराधिक छवि वाले मंत्रियों की या नेताओं की कमी नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता की ओर से यह एक्शन लिया गया है। दरअसल बुधवार से वीरवार तक चली 18 घंटे की रेड में ईडी ने पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 28 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो गोल्ड जब्त किया था। इससे पहले भी 20 करोड़ रुपए ईडी की ओर से बरामद किए जा चुके हैं। कैश के बारे में ईडी के सवाल पर अर्पिता ने यह बताया था कि यह सारा पैसा पार्थ चटर्जी का है। उन्होंने पार्थ यह भी कहा था कि इस घर का इस्तेमाल पार्थ ही पैसे रखने के लिए करते हैं। पार्थ की करीबी अर्पिता के घर करोड़ों रुपए के कैश ज्वेलरी मिलने के बाद टीएमसी में भी पार्थ को हटाने की मांग होने लगी थी। इसी के बाद ममता बनर्जी को यह फैसला लेना पड़ा है। संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच खासी नोकझोंक हुई। दोनों के बीच बहस हुई तो सोनिया ने स्मृति को कहा, डोंट टॉक टू मी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आरोप लगाया कि सोनिया ने भाजपा की महिला सांसदों को धमकाया है। तकरार इस तरह शुरू हुई जब सोनिया गांधी संसद परिसर में थी तो भाजपा की महिला सांसदों ने उन्हें रोककर उनसे बात करनी चाहिए। आपको यह भी बता दें कि सोनिया गांधी को ईडी ने 2 दिन पहले पूछताछ के लिए बुलाया था और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सांसद रमा देवी ने सोनिया से कहा, आपके सांसद अधीर रंजन राष्ट्रपति के बारे में कैसा बयान दे रहे हैं। इस पर सोनिया ने कहा, अधीर रंजन पहले ही माफी मांग चुके हैं, लेकिन इस मामले में मेरा नाम क्यों लिया गया? Adhir to apologize. He has already apologized. He has already apologized. Ma'am, will you ask Adhir to apologize? Ma'am, will you ask Adhir to apologize? He has already apologized. इस पर वहां पर मौजूद स्मृति ईरानी बोली कि मैडम मैं आपकी मदद कर सकती हूं, मैंने आपका नाम लिया था। इस पर सोनिया गांधी ने कहा, डोंट टॉक टू मी। बस इसके बाद दोनों में तू मैं शुरू हो गई। बहस बढ़ती देख सोनिया वहां से चली गई। उनके जाने के बाद भाजपा की महिला सांसदों ने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि सोनिया ने भाजपा की महिला सांसदों को धमकाया है। उन्होंने कहा, सोनिया ने स्मृति ईरानी समेत अन्य भाजपा सांसदों से बुरा व्यवहार किया। वहीं कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को संसद परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहने की बजाय राष्ट्रपत्नी कह दिया था। इस पर भाजपा की महिला सांसदों ने वीरवार को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया।
दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सदन में स्मृति ने अधीर रंजन के बयान के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया और सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन की टिप्पणी को सेक्सिस्ट यानी लैंगिक भेदभाव बताया। उन्होंने कांग्रेस से देश और राष्ट्रपति से माफी मांगने को भी कहा। Opposition in Lok Sabha aimed at insulting the newly elected president, who's a self-made woman, comes from a tribal background. All India is reveling and happily supporting her election, and we are proud that a tribal lady is now India's president. Nowhere is the word Rashtrapatni used. The word Rashtrapati stands equally for both woman and man. This is a common knowledge in Hindi or in Sanskrit. It's a deliberate sexist abuse. वित्त मंत्री ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि ऐसा नहीं है कि यह शब्द गलती से अधीर रंजन के मुंह से निकल गया, उन्होंने जानबूझकर ऐसा बोला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई विवादित टिप्पणी पर अब अधीर रंजन चौधरी सीधे राष्ट्रपति से माफी मांगने को तैयार हो गए हैं। कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन ने कहा कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगेंगे, लेकिन पखंडियों से माफी नहीं मांगेंगे। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था। उनके बयान को लेकर यह खासा बवाल मचा हुआ है। अब उन्होंने सफाई दी है और कहा है कि मैं राष्ट्रपति का अपमान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, यह सिर्फ एक गलती थी। अगर राष्ट्रपति को बुरा लगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलूंगा और माफी मांग लूंगा। वह चाहें तो मुझे फांसी दे सकती हैं, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं, लेकिन सोनिया गांधी को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? मैं बंगाली हूं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मुझे संसद में बोलकर स्पष्टीकरण तो देने दीजिए। अधीर रंजन ने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा, मैंने राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगने के लिए समय मांगा था, लेकिन भाजपा सोनिया गांधी पर ही निशाना साधने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि आगे आकर मुझसे लड़े। हमारी नेता जो महिला हैं उन्हें टारगेट ना करें। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे से गलती हुई है। उन्हें यह भी कहा, कुछ कहना है मुझे भी बोलने का मौका दिया करो। मैं चुनौती दे रहा हूं इन पखंडियों को। मैडम सोनिया गांधी को लेकर चुनाव में क्या बोला जाता है, शशि थरूर की पत्नी के लिए क्या कहा गया, याद करो। एक एक करके मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगूंगा, लेकिन इन पखंडियों से माफी नहीं मांगूंगा। महिला का अपमान करने में ये लोग माहिर हैं। ये आदिवासियों के लिए आंसू बहाते हैं। मोदी जी, राज्य में सबसे बुरी हालत आदिवासियों की है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा था कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हमारे लिए राष्ट्रपति ही हैं। एक बात मुंह से निकल गई, जुबान फिसल गई, लेकिन भाजपा ने राई का पहाड़ बना दिया है। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट, बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन अ डेलिबरेट डिजाइन ट्राइंग टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करें? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। देखिए बीजेपी क्या करता है उससे। राज्यसभा से वीरवार को विपक्ष के 3 सांसद और सस्पेंड कर दिए गए। इनमें आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता, संदीप पाठक और निर्दलीय सांसद अजीत कुमार शामिल हैं। अब तक लोकसभा और राज्यसभा से 27 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इनमें से 4 लोकसभा के हैं और 23 सांसद राज्यसभा के हैं। सस्पेंड हुए सांसद भवन परिसर में ही गांधी मूर्ति के सामने 50 घंटे का रिले धरना दे रहे हैं, यानी बारी बारी से 50 घंटे तक ये सांसद धरना दे रहे हैं। बुधवार सुबह 11 बजे से शुरू हुआ धरना शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक चलेगा। सांसदों के खाने पीने समेत जरूरी सुविधाओं का इंतजाम विपक्षी पार्टियों ने किया है।
ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए बाकायदा फूड रोस्टर भी तैयार किया गया है। इसमें दही चावल, डोसा, हलवा, चिकन और गाजर का हलवा तक शामिल है। अमृतसर में बस रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने एक पैदल जा रही युवती को कुचल दिया। गुस्साए लोगों ने बस को घेर लिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों के गुस्से को शांत किया। पुलिस ने युवती की हालत देखकर उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर युवती का इलाज चल रहा है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ BRT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ BRT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੱਸ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੀਰੋਪੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ BRT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੱਸ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਮੌਕੇ? ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ। बठिंडा में नशे ने एक राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर की जिंदगी ले ली है। बीती रात उसका शव तलवंडी साबो के सुई के पास बरामद हुआ। परिजनों के अनुसार कुछ समय पहले वह बुरी संगत में पड़कर नशे का आदी हो गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आखिरकार पंजाब में लगातार नशे की ओवरडोज से मौतें हो रही हैं। सरकार और पुलिस व प्रशासन नशे पर क्या कार्रवाई कर रहा है, नशा आखिर कहां से आता है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।